नमस्कार। हालांकि यह समय लेखकों के भोजन के बाद आराम का होता है, बावजूद इसके इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी आराम में थोड़ी खलल डालेंगे और जुड़ेंगे, हम फणीश्वरनाथ रेणु के 44वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने के लिए जनसुलभ पुस्तकालय के इस मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। आपको मालूम है कि ये तो जो साल गुजरा, पूरा वर्ष फणीश्वरनाथ जी के जन्म शती का वर्ष था और पिछले महीने 4 मार्च को उनकी जन्म शताब्दी पूरी होती है। आज ठीक 1 महीने बाद उनकी पुण्यतिथि है, 44वीं पुण्यतिथि। और पिछले समय में पिछले 1 साल से जनसुलभ पुस्तकालय लगातार साहित्यकारों पर, अलग अलग साहित्यकारों पर अच्छे कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है ऑनलाइन। तो अर्पण कुमार जी ने आदेश दिया कि रेणु जी पर मैं कुछ कहूँ। आज से उनका यह कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। अपन जी को साधुवाद देते हुए मैं अपनी थोड़ी सी बातें टिप्पणी के तौर पर उनके उपन्यासों पर, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों पर कहूँगा। कुछ दूसरी बातें भी साथ में जुड़ती जाएंगी। मित्रों, फणीश्वरनाथ रेणु के लेखन में लोक की, गांव की, ग्रामीणों की, उनके जीवन और संस्कृति की तरह तरह की रंग बिरंगी छवियां हैं। वे मानवीय संवेदनाओं के अतुल्य चित्रकार हैं, लेकिन वे केवल मनोजगत के कथाकार नहीं, जैसा कई दूसरे उनके समकालीन उपन्यासकार थे, बल्कि वे बाह्य जगती घटनाओं के, त्रासदियों और खुशियों के लेखक हैं, जो मनुष्य के बाहरी भीतरी दोनों भावलोकों को प्रभावित करती है। इस लोक जीवन का एक सांस्कृतिक पक्ष है, तो दूसरा और भी महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। रेणु जी का सारा जीवन लेखन, अन्याय, असमानता, अत्याचार और तानाशाही के विरोध का, लोकतंत्र, आज़ादी और अधिकारों की बहाली का लेखन है। विद्यार्थी जीवन से ही हम जानते हैं, बार बार पढ़ चुके होंगे कि वे बेहद कुशाग्र थे, लेकिन जितने कुशाग्र थे उतने ही विद्रोही प्रकृति के भी थे। इसी वजह से उन्हें अररिया के अपने प्राथमिक विद्यालय से निकाल दिया गया और निकालने से पहले उन्हें बेंत की सज़ा खानी पड़ी। आगे चलकर 1941 में जब रेणु मात्र 20 वर्ष के रहे होंगे, वे किसान आंदोलन में शामिल हो गए। गांव-गांव घूमकर किसानों के बीच संघर्ष की चेतना जगाते रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में फणीश्वरनाथ जी शामिल हुए और महीने भर के भीतर सितंबर 1942 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं ये पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूँ कि उससे उनके उपन्यासों की मनोभूमि को समझने में थोड़ी सहूलियत होगी। फणीश्वरनाथ रेणु नेपाली क्रांति में एक योद्धा के रूप में उनकी भूमिका और आपातकाल के दौरान उनकी सक्रियता से ज़्यादातर लोग अवगत हैं। आपातकाल के बाद जो आम चुनाव हुए 1977 में ही, उसमें वे शामिल होने के लिए, उसमें एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर शामिल होने के लिए, चूँकि वे संपूर्ण क्रांति से जुड़े हुए थे, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जो चला, तो उन्होंने अपने जीवन मरण के प्रश्न को पीछे रख दिया। उन्हें सलाह दी गई कि आप अपना ऑपरेशन कराएं
आपकी जान पर खतरा है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह कुछ भी संभव है चुनाव के बाद, और वे चुनाव प्रचार में जुटे रहे। चुनाव में उनके पक्ष की विजय हुई, जनता पार्टी जीती, और रेणु उस विजय के का जो कहिए उल्लास है, उसका जो समारोह है, उसको छोड़ करके वे अस्पताल लौट करके आए। उन्होंने अपना इलाज आरंभ कराया, ऑपरेशन कराया, और ये सब इतिहास है, हम जानते हैं कि उस ऑपरेशन के बाद ज़्यादा दिनों तक वे बच नहीं पाए, और कुछ ही दिनों के भीतर आज की तारीख में 1977 में ही उनका निधन हो गया। सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता के लिहाज से देखें तो रेणु जी का व्यक्तित्व गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन और रामवृक्ष बेनीपुरी सरीखा है। दूसरी ओर अपने कृतित्व में वे प्रेमचंद की परंपरा की अगली कड़ी हैं। प्रेमचंद ने सामंती व्यवस्था के नीचे जो भारतीय गांव दबे हुए थे, उन गांवों के विखंडन को देखा और गहराई से महसूस किया था। गोदान की ट्रेजेडी उसी तकलीफदेह विखंडन की अभिव्यक्ति है। फणीश्वर नाथ जी के उपन्यासों का आरंभ प्राय उसी स्थान से होता है जहां प्रेमचंद की ग्राम कथा खत्म होती है। इसे बार बार स्वीकार किया गया है कि मैला अंचल हिंदी की अनूठी कृति है, और उसके प्रभाववश उस शिल्प और शैली में आगे अनेक उपन्यास लिखे गए। मैं शैली और जिसको आंचलिक कहा जाता है उन सब पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, उन सब पर बहुत बातें की जाती हैं, आप आगे भी सुनेंगे और सुन पढ़ चुके होंगे। लेकिन बाकी जो उपन्यास उनकी तर्ज पर लिखे गए, मैलांचल की तर्ज पर, वे उस तरह की ख्याति या उस तरह से लोगों को बांध क्यों नहीं पाए। फणीश्वर नाथ के उपन्यासों को अनूठा और अद्वितीय बनाने वाला जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि वे अपने उपन्यास में न केवल मैलांचल में बल्कि आगे के उपन्यासों में भी गांव का जो आंतरिक संगीत है, ग्रामीण जीवन का जो आंतरिक संगीत है, उसे पकड़ते हैं। उन्होंने उसे अब देखिए कि उसमें लोकगीतों की, लोकोक्तियों की भरमार है, खूब उपयोग है उसका, और उससे जो उसमें प्रवाह आता है, जो उसमें आत्मीय जुड़ाव होता है, वो कम लोग साथ पाते हैं। तो उन्होंने गांव के जीवन के आंतरिक संगीत को पकड़ा, और जो तमाम विषमताएं और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो जो जीवन संगीत है, वो आज भी वो स्थितियां बहुत नहीं बदली हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, लेकिन उन सब विषमताओं के बीच लोगों को वह जो जीवन की लय है वो जीने के लिए, मुस्कुराने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए रेणु के उपन्यासों में जो टूटे हुए हताश ग्रामीण लोगों के जीवन में रचे बसे अक्षत अप्रतिहत संगीत की धुन हमें सुनाई देती है। उनकी यथार्थ चेतना का लोक भाषा और लोक संगीत से गहरा आत्मीय संबंध है, जो उनके बाद के अथवा उनके समकालीन उपन्यासकारों में उस तरह से नहीं है। यह जीवन संगीत रेणु के लोक में बसे होने और उनकी आंतरिक धुन को पकड़ पाने और अभिव्यक्त कर पाने के कारण संभव हुआ है। मित्रों, कई बार लगता है कि मैला आंचल की छाया में फणीश्वर नाथ जी के जो आगे के बाद के उपन्यास हैं, वे एक तरीके से दब से गए हैं। जो दूसरा उपन्यास है परिकथा, उसकी तो चर्चा होती है, लेकिन बाकी उपन्यासों की कम चर्चा होती है। और ऐसा मैं पहला व्यक्ति नहीं कहने वाला, ऐसा मानने वाले अनेक बड़े आलोचक और विचारक रहे हैं। इन उपन्यासों की रचना के आधी सदी बाद आज जब हम उनके जन्म शती वर्ष में ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं इतने सारे, तो ये महत्वपूर्ण है कि
बार बार हमें प्रेमचंद के बाद रेणु की याद क्यों आती है, और रेणु ने अपने समय का जो जीवन देखा, लिखा, जिया, उसमें कितना फर्क आया है, उनका लिखा हुआ आज कहाँ कैसे हमें छूता है। तो हम पाते हैं कि, और यही देखना हमारा अभीष्ट होना चाहिए, हम पाते हैं कि उन जीवन स्थितियों में बहुत बदलाव, बहुत रचनात्मक और धनात्मक बदलाव शायद नहीं आया है। उनके जो बाद के कलेवर में छोटे उपन्यास हैं, उनका महत्व इस दृष्टि से भी काफ़ी महत्व है कि वे उन प्रसंगों को पकड़ते हैं, उन चीज़ों को पकड़ते हैं जिनमें विद्रूप बढ़ा है, जिनमें जिन मुश्किलात की वो चर्चा करते हैं वो मुश्किलात बढ़ी हैं और वो विसंगतियाँ बढ़ी हैं। इसलिए हमेशा मुझे हमेशा ये लगता रहा कि महिला आंचल के साथ साथ उनके बाद के जो उपन्यास हैं, परती परिकथा, शायद आज शाम में प्रेम कुमार मणि जी उस पर अपनी बात कहेंगे इसी मंच से। तो उनके बाद के जो उपन्यास हैं, परती परिकथा, दीर्घतपा का पुनर्प्रकाशन हुआ बाद में दूसरे प्रकाशक से, कलंक मुक्त के नाम से, जुलूस, पलटू बाबू रोड, और आखिरी उपन्यास कितने चौराहे जो उन्होंने किशोर पाठकों के लिए लिखी थी। इन सब उपन्यासों की चर्चा समकालीन संदर्भ में की जाए। रेणु के दूसरे उपन्यास परती परिकथा की वास्तविक नायिका स्वयं परती है। परती क्या है? अनुर्वर भूमि है, अनुपजाऊ भूमि। इस उपन्यास का आरंभ इसी परती वर्णन से रेणु जी करते हैं। वे लिखते हैं, धूसर वीरान अंतहीन प्रांतर, पतिता भूमि, परती जमीन, बंध्या धरती। इसके आगे की पंक्तियां मैं आगे जिक्र करूंगा। रचनावली के खंड 2 में परती परिकथा शामिल है और पृष्ठ 11 पर ये पंक्तियां हैं, पृष्ठ 311 पर ये पंक्तियां हैं जो मैं कोट कर रहा था। इसके आगे की पंक्तियां आगे मैं उनका जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले हम वापस महिला आंचल पर लौटते हैं। और महिला आंचल पर लौटते हैं तो हम देखें तो हमें पता चलता है कि महिला आंचल में जिस भूमि की, जिस जगह की वो चर्चा करते हैं, ये परती वर्णन उसी का एक तरीके से विस्तार है। महिला आंचल में वे लिखते हैं, तरबन्ना के बाद ही एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ जमीन, बंध्या धरती का विशाल अंचल, इसमें दूब भी नहीं पनपती। बीच बीच में बालूचर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियां। ये रेणु रचनावली खंड 2 के पृष्ठ 2 पर से ली गई हैं पंक्तियां। इसी उसर धरती से साक्षात हमारा, जैसा मैंने शुरू में कहा, परती परिकथा की शुरुआत में होती है, जिसका उल्लेख मैंने ऊपर किया। उस उल्लेख को उस वर्णन को रेणु आगे बढ़ाते हैं यह लिखते हुए कि धरती नहीं, धरती की लाश। ये परती परिकथा से मैं ले रहा हूँ। धरती नहीं, धरती की लाश, जिस पर कफन की तरह फैली हुई हैं बालूचरों की पंक्तियां। उत्तर नेपाल से शुरू होकर दक्षिण गंगा तक, पूर्णिया जिले के नक्शे के 2 असम भागों में विभक्त करता हुआ फैला फैला यह विशाल भूभाग। लाखों एकड़ भूमि जिस पर सिर्फ बरसात में क्षणिक आशा की तरह दूब हरी हो जाती है। इस अंचल से और इस अंचल के जीवन से और वहाँ की मुश्किलात से रेणु इस तरीके से, मतलब यही पंक्तियाँ लगभग थोड़े शब्दों के हेर फेर के साथ उनके रिपोर्टाजों की चर्चा जब होती है तो वहाँ भी ये चीज़ आती है। मतलब वहाँ जो आप जहाँ तक निगाह जाए वहाँ तक आपको रेत दिख रहा हो, अनुर्वर जमीन दिख रही हो और लोगों के खाने की मुश्किल हो, तो वो चीज़ किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को बार बार हॉन्ट करेगी।
और वो बार बार उनके लेखन में इसका उल्लेख आता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह के लेखन में। ये जैसा मैं बता रहा था, वही धरती है, अनुपजाऊ धरती, जिसका मैलांचल में उल्लेख है और जिसका एक छोर नेपाल की सीमा तक पहुंचता है, या नेपाल के भीतर तक, जो पूर्णिया की तरफ से, अररिया की तरफ से नेपाल की सीमा मिलती है, वहाँ तक पहुँचता है, और दूसरा गंगा तक। और इस बीच में कफन की मानिंद, जैसा मैंने पढ़ा, केवल बालू के ढेर हैं, दूब नहीं है जहाँ, हरियाली नहीं। यह उपन्यास दरअसल भूमि पर प्रति परिकथा के संदर्भ में कहूँ कि यह भूमि पर भूमिपुत्रों के अधिकार, जमीन के प्रति उनकी निष्ठा, कर्तव्य और संघर्ष की कथा है। यहाँ मैला अंचल के डॉक्टर प्रशांत की जगह जित्तन हैं, जो अपनी रचनात्मक सक्रियता से उस जमीन को उपजाऊ बनाने की पहल करता है, उस जमीन का सर्वेक्षण कराता है जित्तन, और प्रति भूमि तोड़ी जाती है, उस उसर जमीन पर फसलें फिर लहलहा उठती हैं। ये प्रस्थान है, विकास है मैला अंचल से प्रति परिकथा का, जहाँ फसलें लहलहा उठती हैं अनुर्वर भूमि में आखिर में, और जहाँ एक नई शुरुआत होता पाठक देख सकता है। प्रति परिकथा नामक यह उपन्यास इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि लेखक और रचनाकार यथास्थितिवादी कभी नहीं हो सकते। वे स्थितियों में बदलाव चाहते हैं। इसलिए मैंने उसकी चर्चा की कि मैला अंचल में वो भूमि है, वो इच्छा भी है डॉक्टर प्रशांत की कि इसे उर्वर बनाया जाए, लेकिन वो होता नहीं है आखिर तक। दूसरी तमाम चीज़ें, तमाम स्थितियां गाँव की, और उलटफेर, खींचतान, ऐसा संभव नहीं होने देते। वह संभव होता है प्रति परिकथा में, और वह संभव होता है रचनाकार के, उपन्यासकार के की मनोभूमि में। वो यथास्थितिवादी कभी नहीं हो सकता। वो परिवर्तन चाहता है, स्थितियों में बदलाव चाहता है, और यह परिवर्तन बेहतरी के लिए चाहता है। वह पूरे समाज को आगे ले जाने के लिए चाहता है। इसीलिए इसमें नेपाल से लेकर भारत तक पसरे विशाल प्रति भूखंड को तोड़ने की, उसे उर्वर बनाने की कोशिश, समाज को आगे ले जाने की लेखक की जद्दोजहद के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ग्रामीण जीवन में विन्यस्त, मैंने पहले कहा, संगीत की चर्चा की, जो ग्रामीण उसके बारे में बात करूँ तो ग्रामीण जीवन में विन्यस्त संगीत की पकड़ के बावजूद रेणु को कहीं न कहीं उसकी निस्सारता और अर्थहीनता का भी गहरा बोध हो रहा था। वे देख रहे थे कि सामंती व्यवस्था की जड़ें मजबूत थीं, जहाँ कहीं उसमें थोड़ी बहुत टूट फूट होती, उसका विस्थापक नए किस्म का पूंजीवाद बन रहा था। कहीं से साम्यवाद, समाजवादी परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा था। और रेणु 50 साल पहले जो परिवर्तन देख रहे थे, जिस रूप में पूंजीवाद की पकड़ देख रहे थे, वो तो आज हम देखें तो केवल लाक्षणिक है, केवल संकेत भर उन्हें दिखाई दे रहे होंगे। आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश को, पूरे समाज, हमारे शहरी ग्रामीण तमाम जीवन को पूंजीवादी व्यवस्था ने जकड़ लिया है। और हम सब एक उपभोक्ता बन करके रह गए हैं। उपभोक्ता बनने में वस्तुओं की इच्छा तो है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है वो संवेदना का हनन है। तमाम लोग सुविधाएं चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दूसरे के दुख में शरीक होने की प्रवृत्ति, वस्तुतः शरीक होने की प्रवृत्ति कम से कमतर होती जा रही है। और वो जो निस्सारता है, वो जो अर्थहीनता है, उसे जब रेणु महसूस करते हैं तो उसे वो अपने अगले उपन्यास जुलूस की भूमिका में उसका जिक्र करते हैं। भूमिका में जुलूस उपन्यास की भूमिका में रेणु लिखते हैं, यह जुलूस कहाँ जा रहा है, यह लोग कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चाहते हैं,
इस महाकोलाहल में अपने मुंह से निकला हुआ नारा मुझे सुनाई नहीं पड़ता। चारों ओर एक बवंडर मंडरा रहा है धूल का, और मुझे इस पर बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं रोज जिस तरह की भीड़ जुट जाती है, जुटा ली जाती है, वहाँ जिस तरह मतलब जो मुद्दे हैं जो जिन पर होनी चाहिए बात, वो चीज़ें पीछे रह जाती हैं और एक महाकोलाहल फैल जाता है, फैला दिया जाता है, और सब कुछ वह सब कुछ जो अस्वीकार्य है, जो परिवर्तन की मांग करता है, पहल की जिसमें ज़रूरत है, वो उस धूल में, उस बवंडर में दब जाता है, छुप जाता है। जुलूस की भूमिका में, और जुलूस 50 साल पहले ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था, रेणु ये लिखते हैं। जुलूस पर और चर्चा मैं आगे करूँगा, थोड़ी सी बात अभी करता हूँ कि, और वो मैं बार बार महसूस करता हूँ कि वो जो स्थितियाँ हैं आज भी उसमें बहुत फर्क दिखाई नहीं देता है। और ये कुछ आपको ज़रूर नखलिस्तान दिखें, कुछ द्वीप दिखें, लेकिन कुल मिला के पिछले 5-6 दशक में संकट निरंतर गहरे से गहरा हुआ है। वह विखंडन, वह टूटन बढ़ी है व्यक्ति के भीतर, समाज के भीतर। उदारवादी अर्थव्यवस्था ने जीवन मूल्यों को आज हम देखें तो छिन्न भिन्न कर दिया है। उनका जो अगला उपन्यास है पलटू बाबू रोड, पलटू बाबू रोड भी एक छोटा उपन्यास है, लेकिन ये किसी सड़क के बारे में नहीं है। ये जो नई जीवन शैली उपभोक्तावादी और संबंधों, व्यक्तियों, तमाम चीज़ों को, स्थानों, पदों का उपभोग कर लेने की, इस्तेमाल कर लेने की जो प्रवृत्ति पनपी है, ये किताब, ये उपन्यास उसके बारे में है। तो ये एक जीवन शैली को व्यंजित करता है पलटू बाबू रोड, न कि किसी सड़क को। यह जीवन शैली राजनीतिक आर्थिक सत्ता के गलियारों तक ले जाती है, समाज में मान सम्मान दिला सकती है, दिलाती है, लेकिन भीतर से छल, छद्म, दांव पेच और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई है। रेणु के ज़्यादातर स्त्री पात्र यहाँ, और तमाम महिलांचल से शुरू करें तो उनके तमाम उपन्यासों में स्त्री पात्रों की प्रमुखता रही है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में आती रही हैं, उनमें अलग अलग विकास होता रहा है। तो और वे सारी स्त्रियाँ जो रेणु की स्त्री पात्र हैं, परंपरा से मुक्ति चाहती हैं। वे अपने को, अपने स्व को आजमाना चाहती हैं और स्वयं अपना जीवन जीना चाहती हैं। इसलिए परंपरा जो जिस यौन शुचिता की बात करती है, उस तरह की धारणाएं रेणु के स्त्री पात्रों में नहीं है। रेणु के स्त्री पात्र किसी यौन शुचिता की वकालत नहीं करती, उसे अपने पैरों की बेड़ियां नहीं बनने देती। कमली हो चाहे महिलांचल की, या आगे ज्योत्सना आनंद हो, सरस्वती देवी हो जुलूस की, गीता मिश्र, और बिजली हो पलटू बाबू रोड की, ये सभी स्त्री पात्र मेरे इस कथन के उदाहरण के तौर पर आपके सामने आती हैं। पलटू बाबू रोड में व्यापार, राजनीति और सत्ता प्राप्ति में स्त्री देह एक महत्वपूर्ण जरिया है। बिजली पुरुषों द्वारा व्याख्यायित और ज्ञान के सभी अनुशासनों में परंपरागत रूप से विश्लेषित स्त्री यौनिकता का प्रतीक है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए स्त्री मनोभावों को के विश्लेषण के क्रम में, उनकी चर्चा के क्रम में, उस समय तक जो स्त्री अस्मिता की बात आज हम करते हैं, यह विमर्श आया नहीं था।
ये उस विमर्श से पहले का लेखन है, और इसलिए भी रेणु के स्त्री पात्रों को अलग से समझने की जरूरत है। माफ करिए, मोटे तौर पर जो स्त्री अस्मिता और स्त्री पुरुष समानता की बातें आज की जाती हैं, उनका इतिहास यह 20वीं शताब्दी की देन है। भारत में स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ आई सामाजिक बदलाव की नवीन चेतना की देन। स्त्रियों की दशा व्यवहारिक रूप से भारतीय समाज में कतई अच्छी नहीं रही है। इसमें इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं इसको। और यह जो कहने की जरूरत यह है कि यह जो अच्छी नहीं रही है, ये उस घोषित स्त्रियों को गौरवान्वित करने वाले जो आर्ष वाक्य हैं और कुछ वक्तव्य हैं हमारी मनीषा के, उन आर्ष वाक्यों और वक्तव्यों के बावजूद है। व्यवहारिक जीवन में हम पाते हैं कि उनके लिए बहुत बेहतर स्थिति कभी नहीं रही। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जनमानस में जो चेतना आई, उसका असर गांवों तक बहुत बाद में धीरे धीरे पहुंचा। सामाजिक परिवर्तन की गति कभी इतनी तीव्र होती भी नहीं कि परिवर्तन तत्काल सामाजिक परिवर्तन तत्काल नजर आने लगे। उनका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। भारत में आज़ादी के समय समाज में आए बदलावों और नवीन चेतना ने, साथ में शिक्षा ने भी स्त्रियों में भी एक नवीन समझदारी, नई चेतना जगाई। लेखकों, कलाकारों और संवेदनशील नागरिकों में भी वो चेतना आई। यह तो शोषण और अन्याय के सभी रूपों का विरोध कमोबेश हर काल में होता आया है, पर स्त्रियों के साथ होने वाले शोषण और अन्याय का विरोध भारत में आज़ादी की नई किरण के साथ होता दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुनिया के सभी धर्म, संप्रदाय और मत स्त्री शोषण के मामले में व्यवहारतः एक जैसे रहे हैं। उनमें भाषा और भौगोलिक दूरियों के बावजूद एक अद्भुत किस्म का व्यवहारिक साम्य है। फणीश्वरनाथ रेणु के स्त्री पात्रों को सामाजिक परिवर्तन और क्रमिक विकास के इसी आलोक में देखना चाहिए, देखना होगा। और इसलिए उसी क्रमिक विकास के लिए मैं बता रहा था कि वो उसमें फर्क धीरे धीरे आता है रेणु के स्त्री पात्रों की सोच और व्यवहार और उसके चित्रण में। और हम देखते हैं कि महिला अंचल में अनेक स्त्री पात्र हैं। इस उपन्यास की एक दूसरी खूबी है कि इसमें कोई केंद्रीय पात्र नहीं है। हालांकि डॉक्टर प्रशांत कमली आदि प्रमुख रूप से हैं, लेकिन फिर भी वो केंद्रीय पात्र नहीं बन पाते हैं। एक किस्म की सामासिकता है इस उपन्यास में। सभी पात्र महत्वपूर्ण हैं और सभी एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, महत्वपूर्ण बनाते हैं। वे अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते चलते हैं, कथा को गति देते हैं और कुछ अपनी सीमाओं में सिमटे रहते हैं। कमली और लक्ष्मी दासी उपन्यास को आगे बढ़ाने वाली स्त्री पात्रों में शामिल हैं। इनमें से कोई भी आगे बढ़कर, इन दोनों में से कोई भी आगे बढ़कर स्त्री अधिकारों की बात नहीं करती। जब अधिकारों की बात नहीं करती तो स्त्री अधिकारों के लिए लड़ने की बात का सवाल ही नहीं पैदा होता। हालांकि उन्हें यह बोध है, उन्हें यह जानकारी है, खूब जानकारी है कि उनका शोषण हो रहा है, मानसिक, सामाजिक और दैहिक शोषण। फिर भी वे उसे स्वीकार करती चलती हैं, उसके विरुद्ध प्रकट रूप से खड़ी नहीं होती, प्रतिरोध नहीं करती। जबकि पढ़ती परिकथा की मलारी
सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध खड़ी होती है, उनका प्रतिरोध करती है। गीता मिश्र हालांकि अपने लाभ के लिए अनेक पुरुषों से संबंध बनाती है, लेकिन उसके इस निर्णय में भी उसका प्रतिरोध देखा जा सकता है। दीर्घतपा के केंद्र में वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है, जहां नौकरी पेशा स्त्रियों की नई जीवन स्थितियों, उनके मानसिक अंतर संघर्ष और जीवन मूल्यों में परिवर्तन की अनुगूंजें सुनी जा सकती हैं। वे नवीन और पुरातन के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती दिखाई पड़ती हैं। उनकी राह में अनेक मुश्किलें हैं। ये स्त्री पात्र एक संक्रांति से जूझ रही हैं, जिसमें आधुनिक और स्वच्छंद जीवन जीने की इच्छा है। पारंपरिक जीवन मूल्यों और आधुनिक चेतना के मध्य संतुलन स्थापित करने की इच्छा है। ये स्त्रियां महिला अंचल की स्त्रियों से काफी आगे की स्त्रियां हैं। इस उपन्यास के पहले संस्करण की भूमिका में रेणु वर्षों से अपने सर पर सवार पंचकन्याओं को रूपायित करने, उनके बारे में लिखने, उनकी कथाएं लिखने और उनकी कथाओं को उपन्यास का रूप देने की इच्छा प्रकट करते हैं। लेकिन साथ साथ ही वे यह भी बताते हैं कि ऐसा अब तक संभव नहीं हो पाया है। यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सफलता अपने पात्रों को उपन्यास के कलेवर में शामिल न कर पाने की असफलता उपन्यासकार की असफलता है? फणीश्वरनाथ रेणु के जीवन काल में ही अनेक आलोचकों ने यह सवाल खड़ा किया था। बहरहाल, कारण जो भी हो, चूंकि पंचकन्याओं को इकट्ठा एक ही उपन्यास के कलेवर में शामिल नहीं किया जा सका, इसलिए रेणु ने कहा कि उन्हें अलग अलग ही प्रस्तुत किया जा रहा है। ये लिखते हैं भूमिका में, जिनमें से एक दीर्घतपा की नायिका बेला गुप्ता है। बेला गुप्ता रेणु की पंचकन्याओं में से पहली है। कई तरह की मनोवैज्ञानिक दबावों से निर्मित धीर गंभीर बेला गुप्ता। इसी भूमिका में रेणु यह भी घोषणा करते हैं कि हाँ, 4 और हैं, आ रही हैं एक एक कर। इस घोषणा के बावजूद वे आगे आने वाली 4 कन्याओं के विवरण नहीं देते। दीर्घतपा के स्त्री पात्रों में बेला गुप्ता के अतिरिक्त ज्योत्सना आनंद हैं। ज्योत्सना आनंद अपने फायदे के लिए शरीर के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करती। रेणु का अगला उपन्यास जुलूस जब हम देखें, उसके बारे में बातें करें, तो उसमें कई ऐसी बातें हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं, जिन पर चर्चा जरूरी है। खास तौर से जुलूस की नायिका पवित्रा चटर्जी के बारे में। पवित्रा निश्चित रूप से फणीश्वरनाथ रेणु की उन पंचकन्याओं में से एक हैं जिनके बारे में वे लिखना चाहते थे। वह दीर्घतपा की नैना गुप्ता का अगला चरण है। दोनों उपन्यास, मतलब अब मैं जो बोल रहा हूँ तो उसे हम अपने समाज में आ रहे परिवर्तनों से उसकी साथ साथ तुलना करते चलें। वो परिवर्तन हमें अपने समाज में भी घटित होते दिखाई देते हैं। तो इन दोनों उपन्यासों के प्रकाशन क्रम में भी ये बात, उससे भी यह इंगित होता है कि पवित्रा बेला गुप्ता का अगला चरण है। हालांकि रेणु के समकालीन और उनके मित्र राजकमल चौधरी, कवि राजकमल चौधरी इस क्रम को उलट देते हैं। उनकी दृष्टि में पवित्रा चटर्जी को पंचकन्याओं में पहला रखा जाना चाहिए और बेला गुप्ता को उसका विकास कहा जाना चाहिए। लेकिन उपन्यास के प्रकाशन क्रम के हिसाब से देखें तो बेला गुप्ता के बाद पवित्रा चटर्जी को रखा जाना चाहिए। नैना गुप्ता जहां अपने अंतर्विरोधों के कारण आत्मध्वंस कर लेती है, इस प्रवृत्ति, उसके मनोभावों के आधार पर भी, उसके अपने निर्णयों के आधार पर भी पवित्रा आगे विकास है रेणु के स्त्री पात्र का, न कि बेला गुप्ता। बेला गुप्ता आत्महत्या कर लेती है, आत्मध्वंस कर लेती है। वहीं पवित्रा समझौता परस्त और सुविधावादी स्त्री है।
अपने समाज में वह अपना ऊंचा स्थान, महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखना चाहती है। इसके लिए आवश्यक होने पर समझौते भी कर लेती है। वह पुरुषों की आंख में बसे कामुकता और लोभ को खूब समझती है, लेकिन उससे घबराती नहीं, संकोच भी नहीं करती। उसका अपने हित साधन के लिए उपयोग करती है। पुरुषों की आंख देखकर वह उनका मन थाह लेती है। पवित्रा जानती है कि उन्हें जवान स्त्री का कच्चा गोश्त चाहिए, लेकिन वह उबलती नहीं, उन सबको बर्दाश्त करती चलती है। उनके बीच खुश और व्यस्त बनी रहती है। इस सोची समझी समझौतावादी दृष्टि की वजह से ही वह बेला गुप्ता से आगे की कड़ी प्रतीत होती है। नैना गुप्ता और पवित्रा की इस निरंतर विकसित होती कथा की अगली कड़ी रेणु के अपूर्ण उपन्यास भित्ति चित्र की मयूरी के स्त्री पात्र कोका अथवा कौमुदी के रूप में, या गांव से कस्बे से शहर और शहर से महानगर में आकर अपना अस्तित्व तलाशती, अपना व्यक्तित्व प्रकट करती किसी भी अन्य स्त्री में देखा जा सकता है। इस लिहाज से भित्ति चित्र की मयूरी चूंकि अपूर्ण उपन्यास है, उसे कहानी के रूप में संकलित किया गया है, लेकिन उसका लेखन उन्होंने उपन्यास के तौर पर शुरू किया था। वो उपन्यास पूरा नहीं कर सके। लेकिन पंचकन्याओं की बात हम कर रहे थे। पंचकन्याओं में अगर हम देखें तो जुलूस की एक पात्र है सरस्वती देवी। सरस्वती देवी में वह संभावना दिखाई देती है कि पंचकन्याओं की अगली कड़ी बने। जुलूस में वो किंचित छोटे और दबे ढक के रूप में उपस्थित है। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से और जैसी उसकी आकांक्षाएं हैं, तो जरूर रेणु उस पर अलग से लिखना चाहते, क्योंकि उनकी स्त्री पात्र जिस अस्मिता चेतना के विकास क्रम को दर्शाती हैं, सरस्वती देवी उसकी अगली कड़ी प्रतीत होती हैं। सरस्वती देवी की महत्वाकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व का विस्तार जुलूस में नहीं हो पाया है। उस तरह से तो हरगिज नहीं जिस तरह से पवित्रा का हुआ है। सरस्वती देवी की जैसी बड़ी इच्छाएं हैं, उसके प्रतिफलन के लिए बड़ी जगह की जरूरत होती, बड़े शहर या राजधानी जैसी बड़ी जगह की। आखिर बड़े गोते लगाने वाली मछली को छोटा जलकर क्यों रास आए? उसे तो बड़ी नदी या समुद्र की जरूरत है जहां वह जी भर गोते लगा सके। यह गोड़ियर जैसे गांव में, जो कथा भूमि है जुलूस की, गोड़ियर गांव, यह गोड़ियर जैसे गांव में कैसे संभव हो सकता है भला? रेणु यदि कुछ समय और जीवित रहते तो उसका पूरा व्यक्तित्व किसी अन्य उपन्यास में प्रकाशित होता। यहाँ यह भी गौरतलब है कि, और ऐसा ये मैंने पहले भी कहा है, कि उनकी ज्यादातर स्त्री पात्र पारंपरिक बंधनों से मुक्ति चाहती हैं, और हम अपने अनुभव से जानते हैं, उसकी आवश्यकता भी महसूस करते हैं कि धीरे धीरे हमारे समाज की स्त्री पात्रों की यह इच्छा है। यह किसी उपन्यास के स्त्री पात्र की इच्छा नहीं है, ये भारतीय समाज के सदियों तक पिछलग्गू बनाकर रखी गई स्त्री पात्रों की इच्छा है। वे उन परंपराओं से धीरे धीरे क्रमिक रूप से मुक्ति चाहती आई हैं, और ये परिवर्तन हमें आज दिखाई दे रहा है। मैंने पहले भी कहा कि यौन शुचिता रेणु के स्त्री पात्रों के लिए कोई मुद्दा नहीं था, कभी नहीं रहा। जुलूस की चर्चा थोड़ी और इसलिए भी जरूरी है कि विभाजन के दौरान जो मारकाट हुआ, विध्वंस और तांडव हुआ, उसे लेकर उसके बाद जो शरणार्थी समस्या आई, वो कितनी ऐतिहासिक और कितनी हृदय विदारक थी,
ये आज हम जानते हैं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत साहित्य लिखा गया उसके मार्फत। लेकिन हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि जैसी वो घटना थी उसकी तुलना में देश के विभाजन से जो सामाजिक मानवीय प्रश्न उत्पन्न हुए उन पर हिंदी में बहुत कम लिखा गया है। अपवाद स्वरूप हमारे सामने गुलिस्तान लगभग 3/4 शताब्दी में, बंटवारे के 74 वर्ष पूरे हो गए, कुल 4 कृतियाँ ऐसी आती हैं जो उस विभाजन की चर्चा करती हैं, जिनमें से 2 अज्ञेय का 1948 में प्रकाशित कहानी संग्रह शरणार्थी है जो उसी समय में आया, और 1952 में प्रकाशित यशपाल का उपन्यास झूठा सच है। ये दोनों कृतियाँ विभाजन के आसपास लिखी गई हैं, इसलिए इन दोनों को हमें ज़्यादा विश्वसनीय मानना चाहिए। हालांकि रेणु का जो 5वां उपन्यास है जुलूस, उससे पहले पढ़ती पढ़ी कथा में उन्होंने थोड़ी चर्चा की है विभाजन की, लेकिन वहाँ थोड़ी चर्चा भर है, उसमें विस्तार से नहीं जाते। जुलूस में वो विस्तार से जाते हैं, और जुलूस पवित्रा के स्त्री पात्रों के संदर्भ में पवित्रा चटर्जी की चर्चा की। उसका केंद्रीय विषय शरणार्थी समस्या है, विभाजन के बाद उत्पन्न हुई शरणार्थी समस्या है। पढ़ती पढ़ी कथा में एक राजनीतिक रूप से सजग स्त्री पात्र है इरावती। वह बंटवारे के बाद शरणार्थी बनकर भारत आई है। उसने बलात्कार की शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेली, बंटवारे की क्रूरता को नज़दीक से देखा, जिसके कारण मनुष्य और मानवता पर से उसका विश्वास उठ गया। फिर भी इरावती के हृदय में प्रेम जीवित है। तभी वह जित्तन, जो पढ़ती पढ़ी कथा का नायक है, मूल नाम उसका, वास्तविक नाम उसका जितेंद्र है, लेकिन गांव में उसे प्यार से जो प्रिंस जो हो जाता है उसमें जितेंद्र को जित्तन कह के बुलाया जाता है। तो तभी इरावती जित्तन से प्रेम करती है। अज्ञा के कथा संग्रह शरणार्थी में शामिल कहानियाँ विभाजन को केंद्र में रखकर लिखी गई थीं, लेकिन अनेक कारणों से उस संग्रह की आज चर्चा नहीं होती। अब उन कारणों की मैं चर्चा करूंगा तो वो एक दूसरा विषय खुल जाएगा। और यशपाल का जो झूठा सच उपन्यास है वो 2 भागों में विभाजित है, और इस उपन्यास का फलक काफ़ी बड़ा है। बंटवारे के पहले की स्थितियों से शुरू कर बंटवारे के बाद की स्थितियों तक। इन दोनों कृतियों के प्रकाशन के काफ़ी सालों बाद सन 1973 में भीष्म साहनी का बहुचर्चित उपन्यास तमस प्रकाशित हुआ। यानी ये अज्ञा के कहानी संग्रह, यशपाल के उपन्यास और फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास जुलूस, इन तीनों के काफ़ी समय बाद 1973 में प्रकाशित हुआ उपन्यास है। तमस में शरणार्थी और झूठा सच की भांति भारत के पश्चिमी क्षेत्र में खींची गई सीमा के आर पार हुई अकल्पनीय हिंसा को केंद्रीय कथा वस्तु बनाया गया है। हम जानते हैं कि जो विभाजन हुआ देश का, वो केवल पश्चिमी सीमा पर नहीं हुआ, वो पूर्वी सीमा पर भी हुआ। जहाँ पश्चिमी पाकिस्तान बना तो पूर्वी पाकिस्तान ही बना, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। लेकिन पूर्वी सीमा पर हुए विभाजन के बारे में हिंदी में तो कोई भी साहित्य, और वहाँ जो मारकाट हिंसा हुई उसके बारे में हिंदी में कोई भी किताब सिरे से नदारद है। बांग्ला में हैं चीज़ें, बांग्ला में कृतियाँ हैं। तो एकमात्र उपन्यास पूर्वी भारत के विभाजन पर जो हमें मिलता है वो है जुलूस, और उसमें भी विभाजन से मारकाट जो हुई उसका थोड़ा सा जिक्र संकेत भरे, तमस की तरह नहीं है वो। उसके बाद जो शरणार्थी आए उनको बसाने और उनको आत्मसात करने के क्रम में जो भारत के समाज में, सीमांत क्षेत्र के समाज में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, केंद्रीय वस्तु
जुलूस का वो है। तो ये एक पक्ष है कि पूर्वी भारत के विभाजन पर हमें हिंदी में कोई साहित्य नहीं दिखता जुलूस के अलावा। और इसीलिए ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न मन में आता है कि दोनों हिस्सों के विभाजन की त्रासदियों पर अलग अलग लिखे जाने की उम्मीद या शिकायत जो की जाती है और अभी मैं कर रहा हूँ, तो आखिर इसका क्या औचित्य है? विभाजन का जो दुख एक जगह है वही दुख दूसरी जगह भी रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरी जगह के दूसरे इलाके के विभाजन की चर्चा इसलिए आवश्यक है कि दोनों ही क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थितियां सर्वथा भिन्न थीं। उनकी आर्थिक और जनसांख्यिक अवस्था में भी फर्क था। दोनों इलाकों की संस्कृतियों में फर्क था। परिणाम स्वरूप दोनों ही इलाकों में हुए परवर्ती खींचतान, विभाजन के बाद की खींचतान, समंजन और संतुलन की प्रकृति में भी फर्क रहा। पूर्वी सीमा के विभाजन से उत्पन्न शरणार्थी समस्या का जैसा मैंने अभी कहा एकमात्र उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का जुलूस है, जिसका प्रकाशन सन 1965 में हुआ था। दंगा या हिंसा इस उपन्यास की केंद्रीय वस्तु नहीं है। वह टुकड़ों में स्मृतियों के रूप में बीच बीच में आता है। इसकी केंद्रीय वस्तु है विभाजन के कारण पैदा हुई शरणार्थियों की समस्या। विभाजन से पूर्व भारत और पूर्वी बंगाल अलग अलग नहीं थे। पूर्वी बंगाल भारत का ही हिस्सा था, एक देश था, लेकिन वहाँ की जो सांस्कृतिक और भाषिक विविधता थी वो जो हिस्सा भारत में बना उससे काफ़ी अलग थी। तो जो लोग विभाजन के बाद शरणार्थी बनकर आए, उनको भारतीय समाज और संस्कृति में मिलाने, उनके घुल-मिल जाने की कामना लेखक और उनका यह उपन्यास करता है। लेखक के मार्फत यह कामना तत्कालीन समाज की रही है, बृहत्तर भारतीय समाज की। उन्हें मालूम है कि जो लोग शरणार्थी बनकर आए हैं उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है, अपनी पहचान, घर बार, जमीन, देश, भाषा, बोली, सब। वे सर्वहारा हैं। उन्हें रेणु अपने देश के साथ समंजित करना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं। रेणु लिखते हैं इसी उपन्यास में, गुलाब की एक टूटी सूखी हुई डाल को पूर्णिया जिले की धरती के टुकड़े पर रोप दिया गया है। लेखक इस डाल की क्षीणकाय शिराओं को काफी नजदीक से देखता है और तब अपने आप से सवाल पूछता है, सूखी सी यह डाल वसन वासंती लेगी? पवित्रा को बस इसी एक बात का गहरा दुख है, गांव के लोगों का यहाँ की मिट्टी से मोह क्यों नहीं हो रहा? वह कौन सा दरवाज़ा है इनके दिलों को खोलने का? पवित्रा जिसकी कुंडी खटकावे, किस दरवाजे की? अब यहाँ यह गौर करने योग्य है कि सांप्रदायिक तांडव और शरणार्थियों की समस्या पर पश्चिम क्षेत्र में उर्दू और पंजाबी के साथ साथ अंग्रेजी में तथा पूर्वी भारत में के इलाके में बांग्ला साहित्य में मैं पहले भी ये बोल रहा था और दोहरा रहा हूँ उसे, अनेक उपन्यास, कहानियाँ और दूसरी रचनाएं लिखी गई हैं। जाहिर है कि विभाजन की पीड़ा की अविस्मरणीय टीस पश्चिमोत्तर भारत में उर्दू और पंजाबी भाषी समाज और पूर्व में बांग्ला भाषी समाज को कहीं ज़्यादा झेलनी पड़ी। यह भी एक कारण हो सकता है कि विभाजन को लेकर के, पूर्वी भारत के विभाजन को लेकर के हिंदी में हमें साहित्य प्राय न के बराबर मिलता है। जुलूस तुलनात्मक रूप से छोटा उपन्यास है और इसकी चर्चा भी मैंने शुरू में कहा था कि मैला आंचल और प्रतिपरी कथा की ऐसी कीर्ति हुई कि खासतौर से मैला आंचल की, कि उसकी ओट में बाकी सभी उपन्यास छूट गए, उनकी चर्चा ही नहीं हो पाई।
तो इस छोटे उपन्यास की चर्चा भी बहुत कम हुई है। इस उपन्यास में आम लोगों की, जैसा ये उपन्यास का कलेवर है, वैसे ही उपेक्षित आम और छोटे लोगों की छोटी छोटी कहानियों, स्मृतियों, उनके सुख दुख, उनकी लालसाओं और कामनाओं, उनके सपनों को संजोया गया है। नए देश और समाज में जो शरणार्थी आए हैं, उनके घुलने मिलने, अजनबियत छोड़ने, आत्मीयता को ग्रहण करने की चिंता उस समाज में है। जो आए हुए लोग हैं उसमें उसका नेतृत्व करने वाले लोगों में हैं। पवित्रा उनमें से एक है। उस कोहरे और गंदुमी धुंधलके की चर्चा है जिसके उस पार भविष्य सर्वथा अस्पष्ट और अनिश्चित है। बीते हुए जीवन में स्मृतियों का गांव है और आगे भरोसे की बहुत थोड़ी और खंडित उम्मीद। इसी खंडित उम्मीद के सहारे अलग अलग शहरों, कस्बों और गांवों में शरणार्थी कैंपों में रहते हुए यहाँ से वहाँ, वहाँ से कहीं और भेजे जाते हुए जीवन का एक बड़ा हिस्सा, करीब 1.5-2 दशक गुजर जाते हैं। अविश्वास लेकिन जाते जाते जाता है, समय लेता है। आखिर जाए भी कैसे? उसका बसेरा दोनों तरफ है। बेहद धीमी गति से आपसी ज़रूरतों के मद्देनज़र विस्थापितों और स्थानीय बाशिंदों के बीच संपर्क और संसर्ग बढ़ता है और उनकी संस्कृति में अपनी संस्कृति, उनके गांव में छूटे हुए अपने गांव की झलक, उनके खान पान में अपने खान पान का स्वाद और भाषा बोली में अपनी भाषा बोली का अनुराग मिलने लगता है। इस तरह धीरे धीरे उनमें परस्पर विश्वास लौटता है और जीवन सामान्य होता है। लेकिन स्मृतियाँ बार बार कुरेदती हैं। बार बार विस्थापित हुए लोगों के आंखों की नींद चली जाती है। उस पार छूटे हुए गांव के दृश्य लौट लौट आते हैं। उन्हीं दृश्यों के साथ उस हिंसक जुलूस का दृश्य भी लौटता है जो इतना डरावना है कि उसे याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी ज़मीन, परिवेश, घरबार छोड़कर भागना पड़ा रातों रात। लगभग 5 सदी पहले देश का बंटवारा हुआ। भारत की आज़ादी का वह कभी न भूल सकने वाला स्याह काला अध्याय था। माफ करिए। उस घटना से लेकर अब से आधी सदी से थोड़ा पहले तक के विस्थापित और शरणार्थियों का जीवन इस उपन्यास जुलूस में है। लिखे जाने के आधी सदी के बाद उपन्यास का यदि हम पुनर्पाठ करें तो वह हमें क्या संदेश देता है? फणीश्वरनाथ रेणु के किसी नए पाठक के लिए उनके इस उपन्यास का क्या हासिल है? वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे आप्तवाक्यों तथा मिल बांट कर खाने जैसी जीवन दृष्टि में भरोसा करने वाले भारतीय समाज में शरणार्थियों को भी वही आत्मीयता मिली, वही आश्वस्ति जिसने धीरे धीरे उन्हें अपना दुख भूलने में मदद की। उपन्यास के पात्र, अधिकांश पात्र ई साला पेट के वास्ते कुछ भी बोलने और करने के लिए विवश हैं। ये बार बार ये वाक्यांश आता है, ई साला पेट के वास्ते। भूख के सताए लोगों को रोजगार मिला, आजीविका मिली, लेकिन आज हम देखते हैं कि बाहें फैलाकर शरणार्थियों का आलिंगन करने वाला हमारा वह समाज बदल गया है, उसे बदल दिया गया है। उसकी जीवन दृष्टि में आमूल चूल परिवर्तन दिखाई देता है। शुरू में मैंने एक तो उपभोक्ता
शरणार्थीवादी प्रवृत्तियों की चर्चा की। एक कारण वह हो सकता है, बाकी अनेक कारण और हैं जिनकी वजह से इस जीवन दृष्टि में आज हमें आमूलचूल परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। यह समाज उन विस्थापितों और शरणार्थियों को जो उसमें रच बस चुके हैं, उन्हें दोबारा शरणार्थी बनाने पर आमादा है। कभी जाति क्षेत्र के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, बगैर यह सोचे कि वे हमारी रक्त मज्जा का हिस्सा बन चुके हैं। वे जाएंगे भी तो आखिर कहाँ? वे इसी देश का हिस्सा हैं, इसी समाज का अंग। और दूसरी तरह से देखें तो कौन शरणार्थी नहीं है यहाँ? क्या मैं शरणार्थी नहीं हूँ? क्या आप शरणार्थी नहीं हैं? ज्ञात इतिहास में हमारे पूर्वज किसी न किसी बाहरी अंचल से आए, किसी न किसी दूसरे भूभाग से, कभी लड़ते हुए, कभी मिलते हुए, और जो आकर यहाँ एक बार बस गया उसने इस माटी को अपना लिया। इस तरीके से हिलमिल गए सब एक दूसरे में कि उन्हें अलग करना कठिन हो गया। हम उसी सामाजिक संस्कृति का हासिल हैं। इसलिए रेणु के पहले रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, और ये वो मैं नाम भूल रहा हूँ, मातृभूमि ऐसे कृति का नाम है, उसमें कहते हैं, हेठाए आरे हेठा अनारे, हेठाए द्राविड़ चीन, शक हूण दल पाठान मोगल, एक देहे होलोलीन। हजारों साल के अपने इतिहास में हम सभी परस्पर सम्मिलन से बने लोग हैं। हम सभी भारतवासी अलग अलग जातियों, समाजों, संस्कृतियों के सम्मिलन से बने लोग। हम सामाजिक संस्कृति के वाहक हैं। हमारे पूर्वजों ने एक सर्वथा नए और अभिनव समाज की रचना की। एक दूसरे का आचार व्यवहार, एक दूसरे का रक्त, एक दूसरे का जीवन दर्शन जिसमें रचा बसा है। जुलूस हमें उस साझी विरासत को और जुलूस के मार्फत से, फणीश्वरनाथ रेणु के दूसरे उपन्यासों के मार्फत से स्वयं रेणु हमें उस साझी विरासत को, उस नए मानव को जो अनेक संस्कृतियों के मिलने से बना है, आगे ले जाने की प्रेरणा देते हैं। उसे अंगीकार करने, आलिंगन करने का अभिप्रेत देते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बात यहाँ पूरी होती है। अगर किसी के प्रश्न हो तो उन प्रश्नों पर कुछ बात की जा सकती है। मैं प्रश्न देख रहा हूँ, यदि किसी के प्रश्न हो तो, और नहीं तो अमूमन 1 घंटे तक मैंने बोल लिया। और आप सब लोग जो अपनी नींद खराब करके यहाँ मौजूद रहे इस बीच, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आपसे अनुमति लूँगा। यदि कोई प्रश्न हो तो मुझ पर बात कर सकते हैं। अंजू शर्मा लिखती हैं, एक कहानी संजीव जी की है जिसमें पूर्वी विभाजन की अमार्मिकता पर संकेत है। ठीक कहा आपने, लेकिन संजीव की का यह उपन्यास बहुत बाद का है। ये 8वें दशक 9वें दशक में लिखा गया उपन्यास है। और आप ही, अंजू जी ही लिख रही हैं कि तमस की पृष्ठभूमि पंजाब है। इसीलिए मैंने कहा कि जो पश्चिमी सीमांत है भारत का, वहाँ जो विभाजन हुआ, जिससे पश्चिम पाकिस्तान नामक एक नया देश बना, ज़्यादातर साहित्य हमें उसी क्षेत्र के नरसंहार की, उनकी विदारक घटनाओं की जानकारी देता है।
इसके साथ ही मैं आप सबसे अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।